हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी साइकोलॉजी की पैडागोजी की क्लास। इससे पहले आपकी साइकोलॉजी की 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आपको क्या करना है, वो क्लासेस भी देख सकते हैं। आपकी साइकोलॉजी की कम से कम मैंने 5 से 6 क्लासेस करा दी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन क्लासों को भी देख लेना। उसके अलावा मैंने आपको हिंदी, ईवीएस, मैथ और संस्कृत की भी पैडागोजी की क्लास करा दी है, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आज अपनी क्लास में। हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, जिसमें जो पहली अवस्था है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष की कहलाती है। अगर आपने पियाजे की क्लासेस नहीं देखी तो मैंने आपको क्लास करा दी है, तो आप क्या है, पियाजे की थ्योरी भी जाकर देख सकते हो। तो वहां पर आपको चारों स्टेट के बारे में मैंने बताया है, स्टेजेस के, तो अब वहां से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। इनका कहने का मतलब है, जो पियाजे हैं वैज्ञानिक है, उनके अनुसार विकास की पहली अवस्था होती है बच्चे की, जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो वो कैसे सीखता है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, पियाजे के अनुसार। तो फर्स्ट है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। देखो, अमूर्त तरीके से चिंतन का मतलब क्या हुआ। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने ही नहीं है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने है। तो यानी कि बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है, फिर भी वो चिंतन कर रहा है। आप सोचो, जो 2 साल का बच्चा है वो उस चीज के लिए कैसे जिद कर सकता है जो उसके सामने ही नहीं है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लास आपको प्याजे वाली देख लेनी है, ताकि आपको ये क्या क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बी है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। यानी कि जो बच्चा भाषा का ज्ञान अर्जित कर रहा है, उनके द्वारा उसका प्रयोग करेगा और उसके द्वारा क्या है, सीख जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, 2 साल का बच्चे ने कौन सा ज्ञान अर्जन कर लिया। 2 साल का बच्चा तो ठीक से बोल भी नहीं पाता भाषा को, तो वो ज्ञान कैसे अर्जन कर सकता है। तो ये आंसर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। पढ़ लेते हैं सी। सी है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा का मतलब होता है आपका कि वो सेंसेस से सीखता है। यानी कि चीजों को देखकर, टच फील करके, उसे महसूस करके तब सीखता है। ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें आपको संवेदी प्रेरक जो आपकी फर्स्ट अवस्था है उसमें क्या है, तो इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो 2 साल का बच्चा है वो अभी चलना फिरना भी सही से नहीं सीख पाता। सही बताऊं तो चल सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, टच फील करेगा किस चीज को। अगर उसके सामने आपने ठंडा गर्म कर दिया तो वो छू कर महसूस कर पाएगा कि वो ठंडा है या गर्म है। तो वो अपने सेंसेस तो सीख रहा है। देखकर वो वस्तुओं को, यानी कि चीजों को देखकर क्या रोने की जिद करेगा, अपनी माँ को देखकर रोने की जिद करेगा। तो ये क्या हो गया, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही तो वो सीखता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन। देखो, ऑप्शन आपको चारों पढ़ ले, कोई सा भी आपको ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उससे बेहतर आंसर हमें मिल जाए। फिर है डी है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। देखो, निष्क्रिय का मतलब है जो बिल्कुल जो क्रिया नहीं करती हैं चीजें। तो ऐसे शब्द बोल दो या क्रिया करते हुए शब्द बोल दो, तब भी उनके समझ में अभी नहीं आता। तो वो भाषा को कैसे एक्वायर कर सकता है। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा क्या है, बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखो, उसने कोई चीज देखी, वस्तु को देखा, उसे छुआ, उसे महसूस किया, तभी उसे पता चला कि वो गर्म है, ठंडी है, अच्छी है या बुरी है, तभी तो वो सीखेगा। आपने गर्म पानी उसके सामने रख दिया, उसने एक बार छू कर देखा गर्म है, दोबारा बच्चा उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये गर्म है। कोई ठंडी चीज रख दी है तो उसे अच्छा लगेगा, तो वो छुएगा, वरना उसे क्या करेगा, फिर से दूर चला जाएगा। तो क्या वो इस चीजों को देख करके सीख रहा है। तो किसके द्वारा सीख रहा है, सेंसेस के द्वारा, यानी कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीख रहा है। प्याजे की 4 स्टेजों में इसके बारे में बताया, तो आपको वो क्लास भी देख लेनी है। ठीक है, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल। गहन और जटिल का मतलब होता है तर्क द्वारा होता है, बहुत ही ज्यादा चीजों को गहराइयों से देखा जाता है। समाजीकरण होता है, समाजीकरण यानी कि समाज से अट्रैक्शन होता है। तो वो कौन सी स्टेज, यानी कि कौन सा मोड़ आता है बच्चे की लाइफ में, जब वो बहुत ही ज्यादा गहराइयों से सोचने पर मजबूर होता है और जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी काम करता है। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। देखो, पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 2 से 5 वर्ष की होती है बच्चों की। क्या वो उस टाइम पर इतना गहरा सोच सकता है। आपको लगता है कि वो ऐसा सोच पाएगा, कभी भी नहीं सोच पाएगा।
अब पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा। मैंने पहला क्या बताया आपको, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 5 वर्ष की आयु बच्चे की दे रखी है कि उस आयु में बच्चा की गहरी सोच रख सकता है, बिल्कुल नहीं। समाज से इतनी जल्दी अट्रैक्शन नहीं करता है वो। बी है प्रौढ़ अवस्था के दौरान, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब वो बहुत गहराइयों से सोचेगा और समाज के बारे में जानेगा। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है अपनी पेडागोजी की क्लास में, या आप जब सीटेट का एग्जाम क्लियर मतलब कि दो कोई, तब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये जानना होगा, फिर आपने चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे। चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को क्या आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में, यानी कि पूरे जीवन में वो सोचता ही रहेगा, समाज से ही समाजीकरण करता रहेगा, और कोई काम नहीं होगा क्या उसे, ये भी नहीं हो सकता। फिर डी आपका किशोर अवस्था के दौरान, देखो ये ऑप्शन आपका बेस्ट है। किशोर अवस्था कितनी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, यानी कि जब वो बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो वो गहन सोचने लगता है, गहराइयों से सोचने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, जटिल समाजीकरण में भी उसका तभी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो समाज में रहने लगता है, उसे सारी चीजें सोचनी होती हैं, अपने करियर के बारे में भी सोचना होता है, ठीक है, उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, ये सारी चिंताएं कब होती है, किशोर अवस्था में होती है। मैंने आपको जब सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करी थी, सबसे पहली कराई है, इसमें मैंने आपको स्टेजें कराई है। क्या है इसमें, मैंने जन्म से लेकर आपकी किशोर अवस्था अवस्था तक की जो है स्टेज कराई है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप जाकर देख लीजिए, वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके 2-3 क्वेश्चन 100% आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था इसका डी ऑप्शन सेकंड का। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि जो अनुवंशिकता होती है, अनुवांशिकता होती है आपकी, उसको डेड डेड समाजीकरण संरचना में माना जाता है। क्या माना जाता है, देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछा, अनुवांशिकता का मतलब होता है जो जीन्स हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो हेरिडिटी जो होती है वो हमारी माँ बाप से हमें मिलती है, तो वो डेड डेड सामाजिक संरचना माना जाता है, तो वो समाज में किस रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपका गत्यात्मक, क्या है, फर्स्ट है गत्यात्मक, यानी कि जो आप गति करते हो वही आपको सामाजिक संरचना के द्वारा माना जाएगा, आपकी माँ बाप की गति और आपकी गति को। फिर है बी है स्थिर, यानी कि बिल्कुल स्थिर रहती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। सी है आपकी प्राथमिक, यानी कि आपकी प्राथमिक ही होती है, आनुवंशिकता को प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है, देखो प्राथमिक नहीं कह सकते, ठीक है, होती है। डी आपकी गौड़, यानी कि बिल्कुल गहन माना जाता है, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि स्थिर माना जाता है। स्थिर क्या है, देखो अनुवांशिकता का मतलब है हेरिडिटी, यानी कि जो जीन्स आपको अपने माँ बाप से मिली हैं, जो आदतें आपको माँ बाप से मिली है, वो बिल्कुल स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसे, मान लो अगर किसी के माँ बापों की आईज आईज जो होती है वो ब्राउन होती है, तो बच्चे की आईज भी आपने नोटिस करना ब्राउन होती है। अगर किसी के माँ बाप की हाइट अच्छी होती है तो उन बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है, ठीक है। और किसी के माँ बाप की हाइट क्या कम होती है तो उन बच्चों की हाइट भी क्या होती है, कम ही होती है। तो ये क्या चीज है, स्त्री तो है, इसे कोई चेंजमेंट कर सकता है क्या, आंख का जो कलर है वो डिजाइन मतलब जो अलग है आंखों का कलर, वो चेंज हो सकता है क्या, हाइट को कोई बढ़ा सकता है या घटा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि जो हेरिडिटी आपको अपने माँ बाप से मिली भी है वो कभी भी समाज में उसकी संरचना को ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखो ये निगेटिव वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है, निगेटिव नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। अब मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है, यानी कि जो बच्चा मन से प्रेरित है किसी काम को करने के लिए, मन से मोटिवेट है के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये बच्चा तो मन से मोटिवेट है किसी भी काम करने के लिए, तो इसमें से ऐसी कौन सी बात नहीं है, निगेटिव है। तो ए है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। हाँ देखो ये बात ठीक है,
जब बच्चा अभी प्रेरित है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो प्रेरित है, मोटिवेट है पढ़ने से, तो वो क्या करेगा, वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा इस प्रदर्शित करेगा। उच्च स्तर की ऊर्जा का मतलब है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है। अगर आपने कहा आज बच्चों हम आपको टू का टेबल सिखाएंगे या वन टू थ्री सिखाएंगे, तो बच्चा क्या होता है, एनर्जेटिक हो जाएगा। वो खुशी खुशी कहेगा हाँ सर, यस मैम, हम आज सीखेंगे। तो वो क्या कर रहा है, उच्च स्तर की आपकी ऊर्जा प्रदर्शित कर रहा है। ये बात तो ठीक है, इसमें पूछा नहीं है वाली, तो ये बात ध्यान रखनी। बी है, वह चुनौती भरे कार्य को पसंद करेगा। देखो, अगर मोटिवेट बच्चा है तो आप उसे क्या करोगे, अगर आप उसे कोई भी चैलेंज देते हो तब भी वो क्या करेगा, उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, वो भी पसंद कर लेगा उसे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि ये हमेशा सफल होते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि वो हमेशा सफल होते हैं। अगर बच्चा मोटिवेट है अंदर से तो वो हमेशा ही सफल होगा, ये बात पूछा है। ठीक है। डी है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। देखो, ये बात भी ठीक है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तभी तो वो रुचिपूर्ण। जब बच्चा मोटिवेट है तो उसे इंटरेस्ट है, तभी उसे रुचि आ रही है, तभी तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, बेहतर पढ़ाई करेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें पूछा था निगेटिव वाला कि कौन सा नहीं है, तो मैं बताऊं, इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका सी हो जाएगा, कि ये हमेशा सफल होते हैं। देखो, ये बात नहीं कह सकते कि ये हमेशा से सफल होते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। तो देखो, वो हमेशा सफल हो ये बात की भी गारंटी नहीं है। वैसे होते ही हैं जो बच्चे मोटिवेट हैं, लेकिन हमेशा हो, ये जो हमेशा वर्ड है ना, ये नहीं कह सकते हम। ठीक है। इसमें क्या एक निगेटिव वाली फॉर्म आ गई है, यानी कि वो बच्चा क्या हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो असफल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। बाकी की क्या है, सारे क्वेश्चन सही हैं। जो उच्च उच्च स्तर की भी ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वो और भी अच्छा करके दिखाते हैं। चुनौती भरे कार्य को भी पसंद करते हैं। मोटिवेट बच्चा है तो वो कर लेगा। ठीक है, चाहे बच्चा टीचर उसे कितना भी कठिन काम दे। लेकिन ये हमेशा सफल होते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे बच्चों में, यानी कि जो प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चे होते हैं, इनमें से कौन सा लक्षण, यानी कि कौन सा एक लक्षण है, बिहेव है, जो पठन कठिनाई का नहीं है, यानी कि पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, तो वो बात को सिद्ध नहीं कर पाता है। इसमें से जो चार बातें आपको दी हैं, देखो निगेटिव है, इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, छोटे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का है। तो कठिनाई का होता तो वो बताना है, लेकिन जो कठिनाई का नहीं है वो बताना है हमें, यानी कि जो उसके लिए इजी है वो बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। देखो, इसमें कहा कि नहीं है, शब्द समझने में और विचार समझने में क्या उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। देखो, अगर बच्चे को कठिनाई नहीं है पूछा है, तो वो क्या कह रहा है, ऑप्शन हमसे कह रहा है कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यानी कि उसके ना तो शब्द समझ में आते हैं, ना विचारों को समझ में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आगे के ऑप्शन। ऑप्शन आगे क्या है, ये थोड़ा बी है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, यानी कि उसे लिखने में जो वर्तनी है उसमें कठिनाई होगी। फिर सी है, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, यानी कि छोटी क्लास का बच्चा तो क्या वो वर्ण नहीं पहचान पाएगा, ये बताओ आप। वर्ण तो वो पहचान ही लेगा, क्योंकि छोटा बड़ा तो हम उसे कराते ही हैं, कराते नहीं कराते हैं। शब्द भी वो पहचान ही लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में सबसे पहले वर्ण और शब्द ही सिखाए जाते हैं। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, इसमें क्यों वर्तनी में कठिनाई होगी, जब वो पढ़ रहा है तब तो उसे हो ही नहीं सकती। फिर है, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। देखो, पठन गति सबसे प्राथमिक कक्षा में सबसे पहले बच्चों को पढ़ना और लय से ही सिखाया जाता है। छोटा बड़ा करके टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें पढ़ना सिखाती हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया है। अब पढ़ते हैं हम, अब बचा हमारा एक ही ऑप्शन। अब इसमें भी और पढ़ लेते हैं क्या था। इस जो फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें हमें दे रखा है कि बच्चों शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। देखो, इस चीज में उसे क्या है, कभी भी कठिनाई नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती, देखो,
शब्द और विचार, अगर तुम जब प्राथमिक कक्षा में बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले उसके विचार ही पूछे जाते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या चाहते हो, यानी कि तुम कैसे पढ़ना चाहते हो। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपने पिक्चर्स बुक देखी होंगी, उनकी तरफ एक तरफ स्टोरी होती है, एक तरफ उन्हें कहानियां लिखी हुई और पिक्चर्स लगी हुई होती है। तो क्या करता है बच्चा, अगर शब्द नहीं पहचान पाता है तो विचारों को समझ लेता है, अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कर लेता है। तो ये बात नहीं होगी उसे पढ़ने में, ठीक है। क्या है, पठन कठिनाई नहीं होगी शब्द और विचारों में, क्योंकि ये क्या है, उन्हें सोचना है। तो इसमें तो हो ही नहीं सकती, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे, सेशन को आप क्या कहते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में हमसे पूछा है बच्चों का आत्म नियम को और संकेत करता है, यानी कि जो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंट है, यानी कि एक तरीके सेल्फ कॉन्फिडेंट कह लो, कि उनका खुद का बनाया हुआ नियम जो है वो इन चारों में से किस बात पर संकेत करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि बच्चों ने खुद अपना एक रूल बनाया है, तो वो कौन सा है इनमें से चारों में से। तो फर्स्ट है, बच्चों को निकाय द्वारा बनाए गए नियम और भिन्न, यानी कि बच्चों को जो निकाय यानी कि स्कूल के द्वारा बनाए गए नियम है उसकी ओर संकेत करता है, कि उसके अंदर खुद ऐसा मतलब नियम बनाने का तरीका आ गया है। देखो आत्म नियम का मतलब होता है कि बच्चे ने अपना डेली रूटीन खुद बांध दिया है, अपना नियम। तो वो ये कह रहा है ऑप्शन हमसे कि निकाय के द्वारा बनाया गया, इसलिए बच्चों में आत्म नियम हो गया है। बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण, यानी कि उसने खुद पर अनुशासन किया और नियंत्रण किया है, ये संकेत दे रहा है बच्चों का आत्म नियम। सी है कि अपने सीखने का स्वयं निरीक्षण करने की योग्यता, ठीक है, ये बात थोड़ी ठीक लग रही है। डी है बच्चों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना है, यानी कि जो बच्चों का बिहेव है उसको सही करने के लिए उनको आपस में बातचीत करना के लिए जो बनाया गया नियम है वो इस बात पर संकेत करता है कि बच्चों ने आत्म नियम बना लिया है। तो देखो चारों ऑप्शन ही वैसे ज्यादा बुरे नहीं लग रहे, सभी ठीक लग रहे हैं एक दो को छोड़कर। लेकिन मैं बताती हूँ राइट आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। देखो बच्चों ने निकाय द्वारा बनाया तो उसका आत्म नियम क्यों हो गया, अगर स्कूल की तरफ से उसे रूल बना दिए गए हैं तो वो उसका मन थोड़ी ना हुआ, उसका रूल थोड़ी ना चल रहा है, फिर तो स्कूल की तरफ से बनाया हुआ है। फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, देखो अपने आप पर अनुशासन और नियंत्रण करना, नियंत्रण बच्चा किस पर कर सकता है, किसी चीजों पर ही तो करेगा, हर चीज पर थोड़ी ना कर सकता है। तो नियंत्रण तो वो अपने आप पर इतना नहीं कर सकता। अपनी सीखने का स्वयं निरीक्षण करने की योग्यता, ये बेस्ट लग रहा है थोड़ा। फिर अब बच्चों के व्यवहार के लिए विनम्र, यानी कि अपने व्यवहार में ही हम चेंजमेंट कर देंगे तो कोई आत्म नियम थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखो सी, जो राइट आंसर है वो बता देती हूँ मैं कैसे। अपने सीखने का स्वयं, देखो बच्चा खुद सीखना चाहता है तो अपना निरीक्षण करने की योग्यता खुद रखता है। मान लो बच्चों को हमने कुछ पढ़ाया स्कूल में, अब बच्चे ने क्या करा, उससे नहीं सीख पाया, मतलब उसके समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया, ये बात अपने टीचर से उसने दोबारा बोली, आपने फिर समझा दिया, फिर उसने क्या करा, बच्चे ने अपना निरीक्षण किया, फिर देखा कि मुझे क्या बात समझ में नहीं आई है, तभी तो उसने दोबारा से आपसे पूछा। तभी तो बच्चा पूछता है कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई है जो आपने क्वेश्चन कराया है। तो बच्चा क्या करता है, अपने सीखने का स्वयं निरीक्षण करने की योग्यता करता है, तो यही कहलाता है आत्म नियम की ओर संकेत, यानी कि जो बच्चों का आत्म नियम है वो इसी इसी बात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पेडागोजी आपकी हार्ड नहीं होती, बस इनके क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है हमें यही समझना होता है। पेडागोजी आपकी हिंदी की हो, ईवीएस की हो, मैथ की हो, कोई सी भी हार्ड नहीं है, बस क्या है क्वेश्चन आंसर को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तरीका हमें आना चाहिए और उसके आंसर तक पहुंचना है। देखो फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित यानी कि जो चार ऑप्शन दिए इनमें से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसकी और एक बात संकेत नहीं कर रही है, यानी कि एक बात गलत है इसमें सीखने के बारे में, ठीक है, बाकी तीन जो है वो ठीक है। तो देख लेते हैं, यानी कि बच्चा कुछ सीख रहा है लेकिन इसमें एक बात वो गलत दे रखी है। ए है व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि अगर बच्चा सीख रहा है तो वो क्या करेगा, व्यवहार का अध्ययन करेगा। देखो व्यवहार का अध्ययन मतलब होता है जो आप बातचीत कर रहे हो, आपके बात करने का तरीका है, तो आप उसका अध्ययन करोगे तब सीखोगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, बी भी है अनअधिगम की सीखने का एक हिस्सा है,
यानी कि गलतियां करना भी एक सीखने का हिस्सा है। अनधिगम का मतलब है ना सीखना भी एक सीखने का एक हिस्सा है। हाँ, ये बात ठीक है, कहते हैं ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो ये बात तो देखो बिल्कुल ठीक है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो ये भी एक सीखना ही है। सी है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को मध्यस्थता करती है। हाँ, ये बात ठीक है। देखो, सीखने की एक प्रक्रिया होती है जो व्यवहार में क्या करती है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है अपने जीवन में। सीखना एक प्रक्रिया है। डी और पढ़ लेते, डी में क्या दे रखा है। ठीक है, डी है आपका, कुछ सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। यानी कि सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। हाँ, ये बात ठीक है। देखो, जब इंसान सीखता है तभी तो वो उस किसी कार्य को अपने किसी और काम में ला सकता है। जैसे मान लो आपने बच्चों को सिखाया, आपने जोड़ना सिखा दिया बच्चों को। अब बच्चा क्या करता है, घर पर जाता है, उसकी माँ उसको पैसे देती है कुछ सामान के लिए, कहते बेटा आप हिसाब करके आराम से सामान ले आना। अगर उसे जोड़ना आता है तो उसने क्या करा, अपने अनुभव के अनुसार सामान को लिया और परचेस करके यानी कि खरीद के ला के अपनी माँ को पैसे रिटर्न कर देगा, अगर उसे जोड़ना आता है तो क्या वो सीखना है कुछ ऐसी ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो अनुभव था उस बच्चे को जोड़ने का, तब उसने काम कर लिया, वरना वो नहीं कर सकता। तो देखो, ये बात भी ठीक है। अब हमारा बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा है, उसकी ओर चलते हैं हम। देखो, इसमें लिखा था फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आपकी कहा है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यानी कि तुम अपने काम करने के तरीके का कोई अध्ययन करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। व्यवहार क्या करते हैं, हम लोगों को अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे कि बच्चे ने किसी को अच्छी तरीके से बात करते हुए सीखा, ये अपने टीचर से आपसे ही सीखा कि हमारे टीचर कैसा पढ़ाते हैं और कैसे हमसे बात करते हैं, तो बच्चा उसे देख कर ही तो सीखेगा। आपकी नकल करेगा वो कि देखो हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तभी तो वो सीखता है व्यवहार को। कोई इसकी कॉपी किताबें थोड़ी ना आती हैं। व्यवहार को सीखने का कोई अध्ययन नहीं होता है। बच्चा देख कर सीखता है। बच्चा क्या, अब तो सभी लोग क्या दूसरों को देख कर सीखते हैं, इसकी कोई किताब नहीं आती है। ये हमें व्यवहार सीखना चाहिए, तो यही बात इसमें गलत है। ठीक है, गलत है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो सेवेंथ का क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। देखो, रचनावाद क्या होता है, सिद्धांत यानी कि एक सिद्धांत दे दिया गया है आपको। रचनावाद, रचनावाद क्या है आपको ये बताना। देखो, रचनावाद एक वो होता है, एक मल्टीपल वे होता है। मल्टीपल वे का मतलब क्या होता है, बच्चा नई नई चीजों को बनाता है, रचना करता है। ठीक है, आपने उसे कोई छोटा सा टॉपिक दिया, उसने चार चीजें और बता दी उसके बारे में अच्छी करके, तो उसकी क्या कर दी, उसने रचनावाद कर दिया, रचना कर दी। अब ए है इसमें, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देती है। रचना करना, किसी चीज को बनाना, नई नई तरीके से बनाना, क्या आपको ये कहता है याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देती है। चलो देख ले आते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देती है। यानी कि अगर बच्चा क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, रचना करने में बहुत अच्छा आता है, तो वो क्या करता है, वो शिक्षक की जो अच्छाइयां हैं उसकी भूमिका पर निभाती है। देखो, ये बात गलत है। बच्चे के अंदर क्वालिटी है, स्किल्स हैं, तभी तो वो रचना कर पा रहा है। तो वो बात अलग है, वैसे भूमिका निभाती है शिक्षक भी इसमें, लेकिन ज्यादातर उसी बात पर बल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बच्चे के अंदर की जो स्किल्स है वो तो जन्म से ही है ना। फिर सी है आपकी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकरण का मतलब होता है आपका देखकर करना। ठीक है, जैसे कि आज मम्मी को बच्ची ने क्या करा, बाल बनाते हुए दे देखा, तो दूसरे दिन बच्चा क्या करता है, खुद ही बाल बनाने लगता है, तो अनुकरण की भूमिका हो गई। देखो, अगर वो नई चीजें बना रहा है तो वो अनुकरण नहीं कर रहा, किसी को देखकर नहीं कर रहा, रचना कर रहा है तो बहुत अलग चीजें बना रहा है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी गलत हो गई है। फिर है, दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाने में बच्चों की भूमिका पर बल देता है। हाँ, देखो ये बात ठीक है कि दुनिया के बारे में अपनी समझ बना देता है। जैसे कि मान लो आपने कोई टॉय दिया, यानी कि आपने एक कॉपी दी और बच्चे से कहा है कि बेटा आपको इसे यूज करके कुछ अच्छा से बनाना है, तो उस बच्चे ने क्या करा, या तो अपने वो होमवर्क की कॉपी बना लेगा, या फिर उसमें अच्छी सी ड्राइंग करेगा, या उसको सुंदर सा सजा देगा। ठीक है, तो वो अपनी समझ बनाई उसने, दुनिया में समझ बनाकर तभी तो उस पर भूमिका निभाई है। और फर्स्ट ऑप्शन था कि सूचनाओं को याद करने। देखो, याद कर रहा है, पुनः स्मरण कर रहा है, तो उसने क्या रचना कर दी। याद करने का मतलब ये उसने पहले कर चुका है वो उस काम को, तभी तो वो रचना कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये बात तो गलत हो गई। रचना का मतलब है कोई नई चीज बनाना। क्या है, नई चीज, नया आविष्कार करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे,
दुनिया के बारे में उसने अपनी एक समझ बनाई, फिर उस पर क्या करा, रचना करा। तो क्या करा, बनाने में बच्चों की भूमिका पर बल देता है, रचना जो कहते हैं, रचनावाद जो कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव जो होती है ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। तो आपका डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगर देखो आपको पेडागोजी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले ना कि दुनिया के बारे में समझ बनाकर बच्चा अपनी समझ को क्रिएट कर रहा है, अपनी स्किल्स को बता रहा है, तो ऐसे आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर बनने के। ठीक है, बाकी आपको अपने क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग ही आंसर देनी है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, इसमें लिखा है सृजनात्मक बच्चा वह है। देखो सृजनात्मक बच्चा और रचनात्मक बच्चा एक ही हो जाएगा। सृजनात्मकता का मतलब होता है आपका कि जो बच्चा है आपको बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है, सर्जन करने में बहुत एक्सपर्ट है वो, यानी कि नई नई चीजें बनाने में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उसके बारे में हमें बताना है वह बच्चा कौन सा है। ए है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है। देखो बच्चा सर्जन कर रहा है, चीजों को बना रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा हर बार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, जरूरी नहीं है जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वही सारे काम जानता हो, वही बहुत एक्टिव हो, वही बहुत सृजनात्मकता हो, यानी क्रिएटिविटी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बी आपका चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। हाँ ये बात कह सकते हैं, चिंतन और समस्या समाधान का मतलब होता है कि वो चिंतन करता है अपने काम को लेकर, और समस्या को भी क्या करता है, वो समाधान में हल करता है, तो उसे कहते हैं, कह सकते हैं हम सृजनात्मक बच्चा, यानी कि वो बच्चा बहुत क्रिएटिविटी है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, अपसारी चिंतन है। ठीक है, डाइवर्जेटिव थिंकिंग है उसके अंदर, क्या वो अलग अलग समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, ये बात तो ठीक लग रही है। फिर भी हमें आप अपने चारों ऑप्शन पढ़ लें। सी है कला और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, यानी कि अगर वो कला और पेंटिंग में बहुत अच्छा तभी वो क्रिएटिविटी कहलाएगी, यानी कि उसके अंदर अच्छे कार्य कहलाएंगे, स्किल्स कहलाएगी। देखो ऐसा नहीं होता है, बच्चा हर काम में निपुण होना चाहिए। ठीक है, बी ये बहुत बुद्धिमान होता है। अब बुद्धिमान होने से देखो कुछ नहीं होता, बच्चे टॉपर्स भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए तभी तो समझ में आएगा। देखो ये नहीं है, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी है। बी कैसे, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। अगर बच्चा अपने काम को लेकर चिंतित है तो वो बहुत अच्छा है, तभी तो वो हर काम को कर लेगा, और अपनी समस्याओं को समाधान वो खुद निकालता है, तो वही आपका सृजनात्मक बच्चा कहलाता है। वही बच्चा आपका बेस्ट होता है। ठीक है, जो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल लेता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th का बी हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। 10th में हमसे क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं एक बार। 10th में पूछा अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट बताए बच्चों को सवाल सॉल्व करने के लिए या अपने क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए, तो जो उसका विकास है वो मुख्य रूप के किसका हिस्सा है, किससे रिलेटेड है। अगर बच्चा सोच रहा है अच्छा, विजुअलाइजेशन करने में अच्छा है, तर्क करने में अच्छा है, समझने में अच्छा है, तो वो किससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ए है शारीरिक विकास, तो वो शारीरिक विकास है उसका, इस वजह से वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता, अच्छा कर लेता, अच्छी तर्क लगा लेता है। फिर बी है सामाजिक विकास, यानी कि अगर उसका सामाजिक विकास हुआ हुआ इसलिए वो अपने सारे सॉल्व आंसर को सॉल्व कर लेता है, तर्क कर लेता है, रीजनिंग कर लेता है। सी है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है यानी कि जो उसके संवेग से रिलेटेड होते हैं, उसका डर हुआ, गुस्सा हुआ, वह हुआ, उसका विकास हो चुका है, इस वजह से वो रीजनिंग कर सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है अपने। या फिर डी, या उसका बौद्धिक विकास, यानी कि उसका मेंटल स्किल्स बनी हुई है, इस वजह से वो अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है, तर्क कर लेता है, चिंतन कर लेता है अच्छी तरीके से। तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डी है। देखो अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा कहाँ से होगा, दिमाग से ही तो होगा, शरीर से होगा, समाज से होगा, डर और गुस्से यानी संवेगात्मक से होगा, ऐसा तो हो ही नहीं। अगर बच्चे के अंदर डर होगा तो वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकता, वो तो डर में ही नहीं रहता। किसी बच्चे से आप कह दो कि आपको मैथ नहीं आती, बच्चा मान लेगा कि हाँ उसे मैथ नहीं आती, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इस बात को ठान लेगा कि हाँ उसे मैथ नहीं आती है। और यही डर ना बच्चों को क्या करता है, मैथ पढ़ने ना पढ़ने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी अवधारणाओं को विकास, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट का, हमारी तर्क का, रीजनिंग का जो विकास होता है वो होता है हमारा बौद्धिक विकास, यानी कि हमारी बुद्धि का विकास। तो हमारे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत बच्चे एक दूसरे से
व्यक्तिगत बच्चे एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत बच्चे का मतलब होता है इंडिविजुअल बच्चे। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि हर एक बच्चा अलग होता है। हर एक बच्चा बुद्धि में, समझ में, सोच में, विकास में क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो क्या है, एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। तो किस बात में भिन्न होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, अलग अलग बच्चे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से किस काम में अलग होता है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है आपका विकास के क्रम में, यानी कि हर एक बच्चा एक दूसरे से विकास के क्रम में अलग होते हैं। बी है विकास की सामान्य क्षमता में अलग होते हैं। सी है बुद्धि और विकास के सिद्धांत में अलग होते हैं। या डी है विकास की दर में अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है, तो मैं आपको बता दूं जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी है। डी कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है विकास की दर। देखो, प्रत्येक बच्चे की विकास की दर अलग अलग होती है। कैसे होती है, प्रत्येक बच्चा जो है एक दूसरे से विकास की दर में अलग होते हैं। कैसे, देखो कोई बच्चा 9 महीने में भी पैर जल्दी चल लेता है। कोई बच्चा 1 साल का हो जाता तब भी पैर नहीं चल पाता। कोई बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ने में होशियार होता है, एकदम से उसे सवाल समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, समझ में नहीं आ पाता है, उनको देर से समझ में आता है। तो क्या, उनकी जो विकास की दर है वही तो कमजोर है। ठीक है, विकास का क्रम तो कोई नहीं होता। देखो सभी का क्रम आता है, सभी बच्चे 5 साल के होते हैं, फिर 6 साल के होते हैं, फिर 7 साल के होते हैं। उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है कि विकास की सामान्य क्षमता। क्या है, विकास की सामान्य क्षमता। तो विकास की सामान्य क्षमता से कोई मतलब नहीं है। फिर है बुद्धि और विकास के सिद्धांत। सिद्धांत थोड़ी ना होते हैं बच्चों के अंदर, वो तो अलग बात होगी। तो क्या हमारा राइट आंसर क्या है, विकास की दर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बच्चे में सोच समझने की जो तरीका है, विकास की दर अलग अलग होती है। तो यही हमारा 11वीं का क्या हो गया, डी आंसर हो गया है। ठीक है, ये थे आपके आज के कुछ साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्या करना, आपको बाकी क्लासेस भी देख लेनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।